हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका डियर टीचर्स यूट्यूब चैनल पर। मैं आज आपके लिए लेकर आया हूँ यूपी टेट सीटीपी के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न, बाल विकास के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। सबसे पहले हम देखते हैं पहला प्रश्न, किसने बहुविमात्मक प्रज्ञा का प्रत्यय दिया? तो ऑप्शन दिया है गोलमैन, स्पीयरमैन, जॉन मेयर और गार्डनर। गार्डनर, तो इसमें ऑप्शन से हो जाएगा गार्डनर। अब बहुविमात्मक प्रज्ञा यानी बहुबुद्धि का सिद्धांत, इसी को बहुबुद्धि का सिद्धांत कहते हैं। और गार्डनर ने इसको कब दिया था? 1983 में। इसको कब दिया था? 1983 में। और गार्डनर के अनुसार एक क्वेश्चन और पूछता है, गार्डनर के अनुसार बुद्धि कितने प्रकार का है? तो गार्डनर के अनुसार बुद्धि कितने प्रकार का है? 8 प्रकार का है। अब हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर, डिसलेक्सिया। डिसलेक्सिया में यह करने में कठिनाई होती है। तो क्या करने में कठिनाई होती है बालक को? पढ़ने में या वर्तनी में, व्यक्त करने में, खड़े होने में, बोलने में। तो इसका आंसर क्या सही होगा? पढ़ने में। डिसलेक्सिया को आप रिलेट कर सकते हैं लर्निंग से। लर्निंग यानी पढ़ने में, और डिसलेक्सिया मतलब पढ़ने में दिक्कत होती है। अब हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर, प्रश्न नंबर 3। अब देखिए इसमें पूछा है कि निम्न में से क्या समावेशी कक्षा में शिक्षक की भूमिका नहीं है? शिक्षक की भूमिका नहीं है। क्या शिक्षक की भूमिका नहीं है? बच्चों की आवश्यकता के अनुरूप बैठने की पर्याप्त व्यवस्था करनी चाहिए। तो ये तो शिक्षक की भूमिका है। अब देखते हैं दूसरा ऑप्शन, शिक्षक को निःशक्त बच्चों पर ध्यान नहीं देना चाहिए। ये भूमिका नहीं है। और फिर तीसरा ऑप्शन है, शिक्षक को बच्चों को प्रोत्साहित करना चाहिए। ये तो शिक्षक की भूमिका है ही कि वो शिक्षक बच्चों को प्रोत्साहित करे। शिक्षक को सीखने में अक्षम को अतिरिक्त समय देना चाहिए। ये भी शिक्षक की भूमिका है। तो इसमें ऑप्शन सही हो जाएगा दूसरा, क्योंकि इसमें पूछा है नहीं, शिक्षक की भूमिका नहीं पूछा है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, कक्षा में छात्रों को पूछे गए प्रश्न के लिए हतोत्साहित करना चाहिए, प्रेरित करना चाहिए, रोक देना चाहिए, अनुमति नहीं देना चाहिए। तो इसमें तो सिंपल है कि हतोत्साहित तो आप करेंगे नहीं, ये तो ऐसे ही कट जाएगा। और प्रश्न पूछने के लिए आप रोक नहीं सकते हैं। ऐसा तो है नहीं कि प्रश्न पूछने की आप अनुमति नहीं देंगे। तो इसमें ऑप्शन सही हो जाएगा बी, यानी दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। अब चलते हैं हम अगले प्रश्न पर, बच्चे की वृद्धि मुख्यतः संबंधित है, बालक की वृद्धि जो है वो मुख्यतः संबंधित है तो शारीरिक विकास से, सामाजिक विकास से, भावनात्मक विकास से या नैतिक विकास से। तो इसमें जो है वृद्धि जो होती है वो वृद्धि जो होती है विजुअल होता है, मतलब वो दिखाई देता है। तो इसमें से क्या दिखाई देता है? शारीरिक विकास केवल दिखाई देता है। वृद्धि मुख्यतः संबंधित है किससे? शारीरिक विकास से। तो ये ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अब सामाजिक, भावनात्मक और नैतिक, ये सारे विकास जो होते हैं वो दिखाई नहीं देते हैं प्रत्यक्ष रूप से। ये केवल विकास होते हैं, वो दिखाई नहीं देते हैं। अब चलते हैं हम, देखिए अगला क्वेश्चन है, इसी से रिलेट करके पूछा है कि मानव विकास का प्रारंभ होता है, मानव विकास का प्रारंभ होता है कब से होता है ये बताना है। पहला ऑप्शन है गर्भावस्था, दूसरा ऑप्शन है पूर्व बाल्यावस्था, तीसरा ऑप्शन उत्तर बाल्यावस्था और चौथा ऑप्शन शैशवावस्था। तो इसमें ऑप्शन जो सही हो जाएगा गर्भावस्था। मनुष्य का विकास जो होता है वो गर्भावस्था से ही स्टार्ट हो जाता है, प्रारंभ हो जाता है और मृत्यु तक चलता है। कब तक चलता है? मृत्यु तक चलता है, ठीक ना, मृत्यु तक चलता है। अब देखिए जो वृद्धि होती है वो एक निश्चित समय पर रुक जाती है। वृद्धि जो होती है वो निश्चित होती है, निश्चित समय तक होती है वृद्धि, लेकिन विकास जो होता है वो निरंतर चलता रहता है। ये आप ध्यान रखिएगा, वृद्धि और विकास में यही अंतर होता है। अब आगे बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन क्या है कि द कंडीशन ऑफ लर्निंग पुस्तक के लेखक हैं। तो इसमें ऑप्शन पहला दिया है कि E.L. थॉर्नडाइक, दूसरा दिया है B.F. स्किनर, तीसरा ऑप्शन है R.M. गैने और चौथा ऑप्शन है I.P. पावलोव। तो इसमें जो है वो ऑप्शन सही हो जाएगा R.M. गैने। अब देख लेते हैं थॉर्नडाइक की कुछ महत्वपूर्ण पुस्तक जो पूछी जाती है, हमेशा पूछी जाती है। पहली तो है थॉर्नडाइक की पुस्तक, थॉर्नडाइक का जो पहला पुस्तक है एनिमल इंटेलिजेंस जो है वो बहुत पूछा जाता है। और उनकी एक दूसरी पुस्तक है द साइकोलॉजी ऑफ लर्निंग और एजुकेशन साइकोलॉजी। 3 पुस्तकें इनकी पूछी जाती हैं। अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर, किशोरा अवस्था बड़े संघर्ष
तनाव, हमला व विरोध की अवस्था है। अब इस कथन को किसने कहा है ये बताना है। तो आपको कथन और उसके कहने वाला याद रहेगा तभी आप इसका कर सकते हैं। तो किशोरावस्था बड़े संघर्ष, तनाव, हमला व विरोध की अवस्था है। यह कथन किसका है? तो ये कथन है, इसमें ऑप्शन दिया जर्सिल्ड, स्टेनहॉल, सिम्पसन, क्रो एंड क्रोम। तो ये किसका है? स्टैनले हॉल का है। अब देख लीजिए इसी कथन को थोड़ा अलग क्रो ने कहा है। तो क्रो का मैं बता देता हूँ कि किशोरावस्था यानी किशोरावस्था ही वर्तमान की शक्ति और भावी आशा, वर्तमान की शक्ति और भावी आशा को प्रस्तुत करता है। ये किसने कहा था? क्रो ने कहा था। ये किसने कहा था? क्रो ने कहा था। अब हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न देखिए क्या है, सूक्ष्म शिक्षण से पूछा है। इससे भी हर साल एक क्वेश्चन आता है सूक्ष्म शिक्षण से। तो इसमें पूछा है कि सूक्ष्म शिक्षण जो है वो भारतीय प्रतिमान में कुल कितना समय लगता है? तो इसमें सोचना नहीं है, 36 मिनट, ये याद कर लीजिए एकदम 36 मिनट। अब देखिए 45 मिनट कंफ्यूजिंग पेयर कब होगा? इसमें एक क्वेश्चन पूछता है कि सबसे पहले सूक्ष्म शिक्षण का जो विकास होता है वो कहाँ हुआ? तो सबसे पहले जो सूक्ष्म शिक्षण का विकास हुआ वो स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय में किसके द्वारा किया गया था? एलन के द्वारा। किसके द्वारा किया गया था? एलन के द्वारा। और उस समय उन्होंने जो समय सीमा इसकी निर्धारित किया था वो था 45 मिनट। तो अगर इनके नाम से या इस यूनिवर्सिटी के नाम से पूछेगा तब आप 45 मिनट लगाएंगे, और अगर भारतीय पूछेगा तो भारतीय में आप 36 मिनट लगाएंगे। और अगर भारतीय में ही नाम पूछ दिया कि कौन दिया है तो बीके पासी। कौन दिया भारतीय में? बीके पासी। अपने यहाँ कौन है? बीके पासी ने दिया था अपने यहाँ सूक्ष्म शिक्षण। अब चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन पर। सीखने का पठार सीखने की प्रक्रिया के मुख्य अभिलक्षण है जो उस स्थिति को प्रकट करते हैं जिसमें सीखने की प्रक्रिया की कोई उन्नति नहीं होती। अब इसका आंसर देखेंगे। पहला ऑप्शन क्या दिया है? गेट्स व अन्य। दूसरा ऑप्शन हॉलिंगवर्थ, तीसरा रॉस और चौथा स्किनर। तो इसका ऑप्शन सही हो जाएगा रॉस। इसका क्या ऑप्शन होगा? सही, रॉस। तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, 11वां क्वेश्चन। अब इसमें देखिए पूछा है कि यदि शिक्षक कक्षा में एक छात्र को समस्यात्मक बालक के रूप में पाता है तो उसे बच्चे को मतलब दंड देना चाहिए, बच्चे को नजरअंदाज कर देना चाहिए, बच्चे को परामर्श देना चाहिए, तत्काल घर भेज देना चाहिए। अब मैं बताता हूँ, इसको हम ऑप्शन एलिमिनेट करके भी कर सकते हैं। देखिए बच्चे को दंड तो हम दे नहीं सकते हैं, नज़रअंदाज भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो हमारे विद्यालय में है तो हम उसको देखेंगे, उसकी समस्याओं को समाधान करेंगे। और समाधान करने के लिए घर भेजना जरूरी नहीं, परामर्श करना जरूरी है। तो इस तरह से ये तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। अब हम चलते हैं आगे। पाठ्य सहगामी क्रियाएं मुख्यतः संबंधित है। जो पाठ्य पुस्तक या पाठ्य सहगामी क्रियाएं होती हैं, जो करिकुलम होता है क्लास में, करिकुलम जो होता है वो किससे संबंधित होता है? तो इसमें शैक्षिक संस्थाओं के विकास से। ये तो है नहीं करिकुलम का उद्देश्य कि शैक्षिक संस्थाओं का विकास हो, ये भी गलत हो जाएगा। अब देखिए कि बच्चे के सर्वांगीण विकास से ये हो सकता है, लेकिन अभी अगला भी देख लीजिए। छात्रों के वितरिक विकास से हो सकता है, छात्रों के मानसिक विकास से, लेकिन इसमें जो दूसरा ऑप्शन है उसमें तीसरा और चौथा समाहित है, तो इसलिए इसका दूसरा ऑप्शन सही होगा। अब हम चलते हैं सर्वांगीण विकास, इसका सही होगा क्योंकि ये तीसरा और चौथा उन दोनों में मिल जाएगा। सर्वांगीण में सारे विकास आ जाते हैं, मानसिक, शारीरिक, बौद्धिक सारे विकास सर्वांगीण में आ जाते हैं। अब चलते हैं हम अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 13। निम्न में से किसने अधिगम सिद्धांत का प्रतिपादन नहीं किया है? अधिगम सिद्धांत का प्रतिपादन किसने नहीं किया ये बताना है। अब देखिए इसमें क्या है कि कोहलर दिया है, स्किनर दिया है, बीएस ब्लूम दिया है और थॉर्नडाइक दिया। तो बीएस ब्लूम ने नहीं प्रतिपादन किया, अधिगम सिद्धांत का प्रतिपादन नहीं किया है। इन्होंने क्या किया है कि
शिक्षण अधिगम के उद्देश्यों का वर्गीकरण किया है। किसका? उद्देश्यों 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 का, शिक्षण अधिगम के उद्देश्यों का इन्होंने वर्णन किया। किसने? बीएस ब्लूम ने। अब हम चलते हैं, देखते हैं, इसमें देख लीजिए कि स्किनर ने क्या दिया था? क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत किसने दिया था? स्किनर ने दिया था। किसने दिया था? स्किनर ने। और देख लीजिए थांडाइक का जो सिद्धांत है उसको संबंधवाद का सिद्धांत, अधिगम का संबंधवाद सिद्धांत भी कहते हैं। कौन सा? संबंधवाद भी कहते हैं। और इसको एसआर थ्योरी भी कहते हैं। इसको क्यों? उद्दीपक अनुक्रिया का सिद्धांत इसको कहा जाता है, जिसको शॉर्ट फॉर्म में एसआर थ्योरी कहा जाता है। अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। शिक्षा में अवरोधन का तात्पर्य है। शिक्षा में अवरोधन का तात्पर्य है। अब शिक्षा में अवरोधन का तात्पर्य क्या है? बालक का विद्यालय में प्रवेश न लेना, बालक का विद्यालय न जाना, बालक द्वारा विद्यालय छोड़ देना, किसी बालक का 1 वर्ष से अधिक समय तक एक ही कक्षा में रहना। तो इसमें ऑप्शन जो है वो 4 सही हो जाएगा। शिक्षा में अवरोधन का तात्पर्य जो है वो यही लिया जाता है कि कोई भी छात्र अगर 1 वर्ष से अधिक किसी कक्षा में रह रहा है तो वो अवरोधन का काम करता है। अब हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न 15 पर। 15 नंबर प्रश्न क्या है? निम्न में से किस कौशल में पूर्व ज्ञान का परीक्षण आता है? तो देखेंगे इसमें ऑप्शन दिया उद्दीपन परिवर्तन कौशल में, प्रस्तावना कौशल में, समापन कौशल में, प्रदर्शन कौशल में। तो पूर्व ज्ञान का परीक्षण जो है वो प्रस्तावना कौशल में आता है। प्रस्तावना कौशल क्या होता है? इस कौशल का प्रयोग करके शिक्षक जो होता है छात्रों के पूर्व ज्ञान का परीक्षण करता है और नवीन ज्ञान को पूर्व ज्ञान से जोड़कर अधिगम परिस्थितियों का निर्माण करता है। अधिगम परिस्थितियों का निर्माण मतलब क्या करता है? नवीन ज्ञान को पुराने ज्ञान से जोड़ता है। और अधिगम परिस्थिति मतलब पढ़ाने का जो माहौल होता है, वातावरण होता है, वातावरण का निर्माण करता है। वातावरण का निर्माण करता है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में क्या करना है? सुमेलित करना है। अभी हमने पढ़ा है कि एनिमल इंटेलिजेंस किसकी बुक है? थॉर्नडाइक की बुक है। अब यहीं से क्लियर हो गया कि एनिमल इंटेलिजेंस मतलब ए वाला 3 में मिल रहा है। पुनर्बलन अनुसूची स्किनर, और सारगर्भिता का नियम गेस्टॉल, और बच गया अनुकूलन हो गया पियाजे। अब देख लेते हैं इसका ऑप्शन कहाँ मिलता है। तो ऑप्शन मैंने बताया एनिमल इंटेलिजेंस तीसरे में मिल रहा था, तो ये चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन क्या है? 17। अगला क्वेश्चन है विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है। यह कथन विकास के किस सिद्धांत से संबंधित है? तो विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है। तो यह देखिए पहला ऑप्शन दिया अंतःक्रिया का सिद्धांत, एकीकरण का सिद्धांत, अंतः संबंध का सिद्धांत, निरंतरता का सिद्धांत। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा चौथा। निरंतरता मतलब होता है हमेशा चलने वाला, जो कभी समाप्त ना हो। तो वही तो पूछा, विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है। यह सिद्धांत निरंतरता को दिखाता है। अब देख लीजिए कि अंतःक्रिया का सिद्धांत क्या होता है? अंतःक्रिया, अब बता देता हूं, अंतःक्रिया का सिद्धांत क्या होता है? अंतःक्रिया का सिद्धांत देख लीजिए एक बार कि अब इसमें क्या होता है कि वातावरण और आनुवंशिकता, क्या? आनुवंशिकता, वातावरण और आनुवंशिकता के कारण या संबंध को जो दिखाता है उसको अंतःक्रिया का सिद्धांत कहते हैं। और अंतःसंबंध का सिद्धांत किससे रिलेटेड है? शारीरिक, मानसिक एवं संवेगात्मक जब पहलुओं का आपस में संबंध होता है तो उसको अंतःसंबंध का सिद्धांत कहते हैं। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। संविधान के किस संशोधन से शिक्षा एक मौलिक अधिकार बन गया? तो इसमें ऑप्शन दिया 86, 25, 52 और 22। तो 86वें संविधान संशोधन के अनुसार ये मौलिक अधिकार बना हुआ है। और ये कब दिया गया था? 2002 में। और इसको जोड़ा कहाँ गया है? संविधान में 21A में जोड़ा गया है। ठीक है, और इसमें ये बताया गया कि 6 से 14 वर्ष की आयु
6 से 14 वर्ष की आयु वाले बच्चों को निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा प्रदान करनी है। अब चलते हैं हम अगले क्वेश्चन पर। अब इसमें देख लीजिए 22वें संविधान संशोधन में क्या हुआ था, ये भी पर्यावरण में पूछ देता है कि 22वें संविधान संशोधन में क्या है कि असम राज्य से मेघालय अलग किया गया था, मेघालय बनाया गया था या अलग किया गया था। और ये कब आया था? 1969 में, 1969 में आया था। ठीक है, अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। अभिप्रेरणा की मूल प्रवृत्ति सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? ठीक है, अभिप्रेरणा के, तो ये जो दिया है ऑप्शन दिया है मैकडूगल, अब्राहम मैस्को, सिम्पसन और विलियम जेम्स। तो इसमें ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही हो जाएगा। और इन्होंने ये सिद्धांत कब दिया था? 1908 में, 1908 में यह सिद्धांत इन्होंने दिया था। अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। 20 क्वेश्चन नंबर 20, विकास की किस अवस्था को कोल तथा ब्रूस ने संवेगात्मक विकास का अनोखा काल कहा है? कब कहा है? तो इन्होंने देखिए दिया है शैशवावस्था, बाल्यावस्था, प्रौढ़ावस्था और किशोरावस्था। कौन, क्या नाम है वैज्ञानिक का? कोल तथा ब्रूस ने। तो इन्होंने बाल्यावस्था को, किसको? बाल्यावस्था को विकास, संवेगात्मक विकास का अनोखा काल कहा है। और क्रो के अनुसार आदतों, ज्ञान तथा अभिवृत्तियों का अर्जन ही अधिगम कहलाता है, क्रो के अनुसार। तो ये परिभाषा एक पूछी जाती है, अधिगम की परिभाषा अक्सर पूछी जाती है, तो इसको चारों वैज्ञानिकों के हिसाब से आपको याद करना पड़ेगा। अब चलते हैं हम आगे। अब हम देखते हैं 21, क्वेश्चन नंबर 21, व्यवहार के कारण व्यवहार में परिवर्तन ही अधिगम है, यह किसका है? यह मतलब कथन किसका है या परिभाषा किसकी है? तो ये परिभाषा है अधिगम का। यह किसका परिभाषा है? अधिगम का। और ये दिया किसने है? गिलफोर्ड ने इसको दिया है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22, इसमें भी क्या करना है? सुमेलित करना है। तो इसमें पहला क्या है? ब्रूनर कौन सा है? संप्रत्यय उपलब्धि शिक्षण प्रतिमान। आशुबेल का क्या है? अग्रिम संगठक शिक्षण प्रतिमान। और ग्लेजर का पहला बुनियादी शिक्षण प्रतिमान। और विलियम गार्डन, ये गार्डन दिया है, इनका पूरा नाम विलियम गार्डन है, इनका कौन सा है? साइनेटिक्स शिक्षण प्रतिमान। अब इस तरह हम देख लेंगे कि इसमें से ऑप्शन कूट का कौन सा सही हो रहा है? तो कूट वाला ए सही हो रहा है। ठीक, ए यानी फर्स्ट। देखिए ए का 4th, बी का 3, सी का 1st, ठीक है, और डी का 2nd। अब हम देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है 23, समस्या समाधान का प्रथम चरण है। समस्या समाधान का प्रथम चरण है। ठीक, समस्या समाधान का प्रथम चरण आंकड़ा संग्रह, समस्या की पहचान, परिकल्पना का परीक्षण और परिकल्पना का निर्माण। तो इसमें सबसे पहला चरण तो हो जाएगा समस्या की पहचान। और इसमें चरण कितने होते हैं? 5। ठीक, 5। पहला ये हो गया और दूसरा जो है परिकल्पना का निर्माण होता है। ठीक, और फिर उसके बाद होता है तीसरा जो होता है वो आंकड़ा संग्रह होता है और चौथा होता है परिकल्पना का परीक्षण। ठीक, अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24, बालकों का अधिगम सर्वाधिक प्रभावशाली होता है जब पढ़ने, लिखने एवं गणितीय कुशलताओं पर बल दिया जाता है। बल देना या जोर देना ये तो इसमें गलत हो जाएगा। अब देखिए बालकों का संज्ञानात्मक, भावात्मक तथा मनोचालक पक्षों का विकास होगा, ये हो सकता है। अब फिर देखिए तीसरा ऑप्शन दिया है शिक्षण व्यवस्था एकाधिकारवादी होगी। तो एकाधिकार मतलब या तो शिक्षक होगा या तो बालक, तो ये इसमें गलत हो जाता है, एकाधिकार ही गलत हो जाएगा। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में आगे होकर बालकों को निष्क्रिय रखना, बालकों को निष्क्रिय रखेंगे तो शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में बालक रुचि ही नहीं ले पाएगा, तो इसलिए ये भी ऑप्शन हो जाएगा गलत। ऑप्शन होगा सही दूसरा। अब चलते हैं हम अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 25, स्मृति स्तर स्वयं बोध स्तर के शिक्षण प्रतिमान की रचना में कौन सा सोपान उभयनिष्ठ है? कौन सा सोपान उभयनिष्ठ है? वो भी किसमें? स्मृति एवं बोध स्तर में। तो इसमें कौन सा होता है?
प्रस्तुतिकरण, प्रस्तुतिकरण। ठीक है, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 26, निम्नलिखित में से किस सिद्धांत को पुनर्बलन का सिद्धांत कहते हैं? निम्नलिखित में से किस सिद्धांत को पुनर्बलन का सिद्धांत कहते हैं? तो पुनर्बलन का सिद्धांत किसको कहते हैं? क्रिया प्रसूत, क्रिया प्रसूत का सिद्धांत। और यह सिद्धांत किसने दिया था? स्किनर। किसने दिया था? स्किनर, स्किनर ने सिद्धांत दिया था। ठीक है, अब चलते हैं हम अगले क्वेश्चन पर। निम्नलिखित में से कौन सी अवस्था ब्रूनर की संज्ञानात्मक विकास की अवस्था संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत का अंग नहीं है? इसमें क्या पूछा है? नहीं है पूछा है। ठीक ना, अब देखते हैं संज्ञानात्मक विकास। ऑप्शन नंबर ए है आंत प्रज्ञ अवस्था, प्रतिबिंबात्मक अवस्था, संकेतात्मक अवस्था, क्रियात्मक अवस्था। तो ब्रूनर का जो सिद्धांत है उसमें 3 अवस्थाएं दी गई हुई हैं। पहली अवस्था क्या है? क्रियात्मक है, संकेतात्मक जो है वो दूसरा है, प्रतिबिंबात्मक तीसरा है। तो इसमें पूछा है नहीं, तो ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा इसका सही। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28, मॉरिसन ने बोध स्तर के शिक्षण प्रतिमान में 5 पदों का वर्णन किया है, वे हैं। अब इनको सही क्रम में लगाना है। ठीक है, अब इन्होंने हेनरी सी मॉरिसन, इनका नाम था, पूरा नाम क्या है इनका? हेनरी सी मॉरिसन इनका पूरा नाम है। अब देखते हैं इनके जो इन्होंने प्रतिमान दिया, शिक्षण प्रतिमान दिया है, उसमें 5 चरण थे। अब इसमें क्रम करना है। तो पहला जो इनका क्रम था वो था खोज। ठीक है, पहला जो था वो खोज था। खोज के बाद क्या किया जाता है? प्रस्तुतिकरण, यानी किसी के सामने प्रस्तुत किया जाता है। ठीक, दूसरा हो गया आत्मीकरण। आत्मीकरण मतलब उसको सिखाया जाता है या आत्मसाध कराया जाता है, आत्मीकरण। और फिर उसके बाद संगठन या व्यवस्था, मतलब वो कैसे है, क्यों है, ये संगठन या व्यवस्था उसको बताई जाती है। और फिर उसके बाद 5वां उससे अभिव्यक्त कराया जाता है, अभिव्यक्तिकरण या वाचन कराया जाता है। इस तरह इन्होंने 5 अवस्था बताई थी। अब चलते हैं हम अगले क्वेश्चन पर। ये देख लीजिए कि इसमें सही क्रम तो हमने बता दिया आपको कौन कौन सा है, तो उसमें सही कौन सा हो रहा है? तो ऑप्शन सही हो रहा है बी ऑप्शन सही होगा। ठीक, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। निम्नलिखित में से कौन सा संज्ञानात्मक क्षेत्र से संबंधित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा संज्ञानात्मक क्षेत्र से संबंधित नहीं है? अनुमूल्यन, अनुप्रयोग, बोध, ज्ञान। तो इसमें से संबंधित जो नहीं है वो है अनुमूल्यन। अब ब्लूम ने जो दिया था, क्या है? ब्लूम वैज्ञानिक ने संज्ञानात्मक क्षेत्र के बारे में बताया है। इसको 6 वर्गों में विभाजित किया। कितने वर्गों में? 6 वर्गों में। पहला जो है वो है ज्ञान, दूसरा बोध, तीसरा अनुप्रयोग। अब चौथा क्या है? विश्लेषण। चौथा क्या है? विश्लेषण है। पांचवा क्या है? संश्लेषण है। और छठवां जो होता है, लास्ट होता है मूल्यांकन। तो ब्लूम ने जो सिद्धांत दिया था संज्ञानात्मक क्षेत्र से संबंधित जो सिद्धांत, उसमें 6 क्षेत्र थे। ठीक, पहला ज्ञान, दूसरा बोध, तीसरा अनुप्रयोग, चौथा विश्लेषण, 5वां संश्लेषण और सबसे लास्ट में मूल्यांकन। कौन सा अधिगम वक्र नहीं है? तो इसमें देखिए नतोदर, ये तो वक्र है, मिश्रित भी वक्र है, और लंबवत, ये लंबवत वक्र नहीं है। अब देख लीजिए नतोदर में क्या होता है? अधिगम जो होता है, अधिगम बढ़ता है, मतलब वक्र जो है ऊपर की ओर उठता है, यानी अधिगम बढ़ता है। और उन्नतोदर में क्या होता है कि अधिगम घटता है, मतलब वो घटता जाता है, ऐसे घटता जाता है, वक्र नीचे की तरफ जाने लगता है। ठीक, उन्नत। और मिश्रित में क्या होता है? घटता बढ़ता रहता है। अधिगम का वक्र जो होता है वो घटता बढ़ता रहता है। आज का सेशन यही समाप्त होता है। अब मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।